इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग। हेलो एंड वेलकम टू प्रारंभ एसएससी। और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स कब से कब तक है? 5 जनवरी 2025 से लेकर आज 11 जनवरी 2025 तक के करंट अफेयर्स को हम कवर करेंगे आज की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्लोबल न्यूज़ हाईलाइट्स जनवरी 2025। तो जो सबसे फर्स्ट हमारे पास करंट अफेयर है ये किससे रिलेटेड है? अब जैसे हमें किसी भी कंट्री में विजिट करना होता है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? पासपोर्ट चाहिए होता है। और क्या चाहिए होता है? हमें वीज़ा चाहिए होता है और अपने एक्सपेंसेस जितने भी हमें जिस भी कंट्री में जाना है। तो ये उसी से रिलेटेड है हमारे पास ये वाला फर्स्ट करंट अफेयर, जिसमें कि हम कह रहे हैं हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। मतलब ये कुछ पासपोर्ट से रिलेटेड कुछ न्यूज़ है हमारे पास, जिसमें कि जो सिंगापुर है वो सबसे कौन सी पोजीशन पर है? वो फर्स्ट पोजीशन पर है। अब इसमें है क्या, देखते हैं। यहाँ पर ग्लोबल मोबिलिटी हमारे पास लिखा है, द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स रैंक्स पासपोर्ट बेस्ड ऑन हाउ मेनी कंट्रीज देयर होल्डर्स कैन विजिट विदाउट अ वीज़ा। मतलब हम क्या करेंगे, कुछ कुछ कंट्रीज को बहुत सारी वो मिली है कि इंडिया है तो इंडिया को इतने कंट्रीज में जो इंडियन पीपल हैं उनको विदाउट वीज़ा जाने की परमिशन होगी। मतलब ऐसे में पासपोर्ट चाहिए होगा और पासपोर्ट के बिहाफ पे ही हम दूसरी कंट्रीज में क्या कर सकते हैं? विजिट कर सकते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा कंट्रीज मिली हैं वो सिंगापुर को मिली है। सिंगापुर में सबसे ज़्यादा मतलब जो पीपल है वो क्या कर सकते हैं? डिफरेंट कंट्रीज में विजिट। तो सिंगापुर जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट में है विद एक्सेस टू 195 कंट्रीज। मतलब 195 कंट्रीज में जो ये सिंगापुर वाले सारे पीपल हैं वो क्या कर सकते हैं? विजिट कर सकते हैं विदाउट वीज़ा। वीज़ा की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ वो पासपोर्ट के बेसिस पर जा सकते हैं। फॉलोड बाय द जापान विद एक्सेस टू 193 कंट्रीज। और उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है जापान, जिसमें कितनी कंट्रीज हैं? 193 कंट्रीज जापान को दी गई हैं विदाउट पासपोर्ट। फिर उसके बाद इंडिया की रैंकिंग देखते हैं। इसमें इंडियाज रैंकिंग क्या है? इंडिया रैंक्स 85 ऑन द इंडेक्स। अब इंडिया की रैंकिंग इसमें कितनी है? 85th नंबर पर हैं हम। और कितनी कंट्रीज हमें मिली हैं? ऑफरिंग वीजा फ्री एक्सेस टू 60 कंट्रीज। मतलब हम इंडियन 60 कंट्रीज में जा सकते हैं विदाउट अ वीजा। तो बट वीजा विदाउट अ पासपोर्ट, पासपोर्ट के बिना। वीजा तो जो होगा पासपोर्ट के बिना। दिस हाईलाइट्स द नीड फॉर फर्दर इंप्रूवमेंट्स इन वीजा पॉलिसीज टू एनहांस ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियन सिटीजन। तो ये हो गई फर्स्ट न्यूज़ के। इसमें क्या है कि हम ये पासपोर्ट्स के लिए कि हेनली पासपोर्ट इंडेक्स, ये पासपोर्ट का इंडेक्स है कि विदाउट पासपोर्ट आप क्या कर सकते हो? डिफरेंट कंट्रीज में विजिट। जिसमें कि सबसे टॉप पर कौन सी कंट्री है? सिंगापुर सबसे टॉप में, जिसको बहुत सारी कंट्रीज मिली है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे है बीमा सखी स्कीम। एक स्कीम है यहाँ पर, जिस स्कीम में क्या है, जो रूरल वाली जो सारी फीमेल्स होती हैं उन फीमेल्स के लिए ये वाली स्कीम यहाँ पे रखी गई है, बीमा सखी स्कीम। एम्पावरिंग रूरल वुमेन्स के लिए है, जिसमें कि वुमेन्स की जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है, जो फाइनेंशियल लिटरेसी है, उसको थोड़ा सा बूस्टअप करने के लिए ये वाली न्यूज़ है। फाइनेंशियल इंकल्शन है इसमें। इंडिया लॉन्च द बीमा सखी स्कीम टू प्रोवाइड लाइफ इंश्योरेंस। क्या प्रोवाइड होगा इसमें? लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड होगा विलेज वाली वुमेन्स को। दिस स्कीम एम्पावर वुमेन्स बाय अपॉइंटिंग देम एज बीमा सखी एजेंट्स। इसमें क्या करें? एज एन एजेंट्स इनको क्या करें? अपॉइंट करें who spread awareness about affordable life insurance products in rural areas। तो ये पता चल गया हमें किसकी स्कीम है? बीमा सखी योजना स्कीम है फॉर वुमेन्स। वुमेन्स के लिए है, जो कहाँ पर होती है? रूरल सेक्टर्स में, जो विलेज वाले सेक्टर्स में होती है। दिस स्कीम सेम टू इम्प्रूव फाइनेंशियल लिटरेसी। मतलब लिटरेसी को क्या करना है? हमें इम्प्रूव करना है। एंड प्रोवाइड लाइफ इंश्योरेंस टू अनसिक्योर्ड वुमेन्स इन विलेजेस। This initiative is crucial for promoting financial security and well-being among the rural women। तो ये पता चल गया है किसके लिए है? वुमेन्स के लिए एक स्कीम बनाई गई है, बीमा सखी स्कीम इन इंडिया। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास। अब यहाँ पर कुछ लैंग्वेजेस से रिलेटेड है हमारे पास। मतलब कुछ लैंग्वेजेस में, कुछ जो क्लासिकल लैंग्वेज होती हैं उन लैंग्वेजेस में कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं। चेंजेस इन द सेंस कि जो मराठी लैंग्वेज होती है, मराठी लैंग्वेज को क्या कर दिया? डिक्लेयर कर दिया एज क्लासिफाइड एज क्लासिकल लैंग्वेज। एक क्लासिकल लैंग्वेज मराठी लैंग्वेज को क्या कर दिया? डिक्लेयर कर दिया। अब इसको डिटेल में समझते हैं। रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस कौन कौन सी है? इंडिया ऑफिशियली रिकॉग्नाइज सर्टेन लैंग्वेजेस एज अ क्लासिकल लैंग्वेज बेस्ड ऑन देयर कल्चर एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। जिनका जो कल्चरल और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस होता है उसके बिहाफ पे, उसके बेसिस पे कुछ लैंग्वेज को क्लासीफाई कर दिया। जैसे कि तमिल हो गई, संस्कृत हो गई, तेलुगु हो गई, कन्नड़ हो गई, मलयालम एंड उड़िया आर रिकॉग्नाइज्ड एज क्लासिकल लैंग्वेजेस। तो ये वाली लैंग्वेजेस क्लासिकल लैंग्वेजेस है। और इसमें मराठी लैंग्वेज का बहुत ही अच्छा स्टेटस है। मराठी इज डिक्लेयर्ड एज अ क्लासिकल लैंग्वेज डिस्पाइट रिक्वेस्ट फॉर इट्स इनकल्शंस। दिस हाईलाइट्स द ऑनगोइंग डिबेट अबाउट द क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्नाइजिंग लैंग्वेजेस एज क्लासिकल लैंग्वेजेस। तो हमें बस इसमें ये ध्यान रखना है कि जो मराठी लैंग्वेज है उसको क्या कर दिया?
एज एन क्लासिकल लैंग्वेज एक रिकॉग्नाइज कर दिया। और जो ये वाली लैंग्वेजेस हैं ये सारी भी उनमें इनमें इंक्लूड होती हैं, इनमें आती हैं। बट मराठी लैंग्वेज क्या है, सबसे टॉप पर है इनमें। कौन सी लैंग्वेजेस में? क्लासिकल लैंग्वेजेस में, जो कि किसके बिहाफ पे होते हैं? जो कल्चरल एंड जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंसेस होते हैं उसके बिहाफ पे वाली लैंग्वेजेस होती हैं। ठीक, तो इसमें मराठी लैंग्वेज का एक बहुत ही अच्छा सिग्निफिकेंस है। उसके बाद जैसे कि अब हमें पता चल रहा है कि एक न्यू वायरस का भी अलर्ट हो रहा है इंडिया में, जिसमें कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन भी हो रहा है कि लॉकडाउन होगा या लॉकडाउन नहीं होगा, क्योंकि जो कोविड-19 था उसमें तो एकदम से लॉकडाउन लग गया। तो फर्स्ट वाले लॉकडाउन में तो बहुत इन्जॉय किया सबने, है ना? कुछ अलग अलग डिशेस बनाई होंगी सबने। और क्या क्या किया था लॉकडाउन में? रामायण महाभारत ये सब देखी बैठ के। और क्या किया? ऑनलाइन एग्जाम्स दिए चीटिंग करके, सबने चीटिंग करके दिया, है ना? साक्षी दिए थे ऑनलाइन, आलोक पबजी खेला। अच्छा चलो, पबजी खेल लिया अच्छे से। और तो जो फर्स्ट वाला लॉकडाउन, जो फर्स्ट वेव थी उसमें तो सबने इंजॉय किया है, ऑलमोस्ट इंजॉय में निकाले। फिर जो सेकंड वेव आई थी उसमें हुआ था बहुत ज़्यादा, उसमें हुआ था हुआ था उसमें कोविड नहीं मौत, उसमें मौत करी थी सेकंड वेव में। सेकंड वेव में तो बहुत केसेस आए थे और बहुत बुरा हाल था। फिर थर्ड वेव से थोड़ा सा शांत होने लग गया था, है ना? तो फर्स्ट वाला लॉकडाउन तो मज़े में था, अच्छा था वो। उसमें ऑनलाइन बहुत सारे एग्जाम सबने दिए चीटिंग करके, है ना? दिए ना एग्जाम चीटिंग करके, तो वो चीटिंग वाला केस बहुत अच्छा था, प्रीशियस था वो टाइम। चलो, अब फिर से एक न्यू वायरस अलर्ट आ गया है जनवरी में। यहाँ पे एक न्यूज़ है, एज ऑफ जनवरी 2025 there have been reports for new virus emerging in different parts of the world but none have led to a global health crisis yet। मतलब किसी ने भी अभी ऐसा मेजर एक्शन नहीं लिया इस वायरस को लेके, बिकॉज कोविड के बाद बहुत सारे और भी वायरसेस आए हैं, है ना? छोटे छोटे वायरस, थोड़े दिन न्यूज़ आते हैं फिर खत्म हो जाता है, फिर थोड़े दिन न्यूज़ आते हैं फिर खत्म हो जाते हैं। तो वो क्या होता है ना, मतलब डिस्ट्रैक्शन से टाइप का है कि चलो ये हो रहा है तो सब डिस्ट्रैक्ट हो गए, क्या लॉकडाउन लग जाएगा नहीं। बट ऐसा अभी तक कुछ भी ऐसी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई कि लॉकडाउन होगा या नहीं होगा, और किसी ने उस पर कोई मेजर जो पॉइंट होता है वो भी किसी ने अभी तक नहीं लिया, कुछ है नहीं इसमें। बाकी देखते हैं अब आगे क्या होता है। अथॉरिटीज आर फोकस्ड ऑन हाउ दिस वायरसेस स्प्रेड, व्हाट सिम्टम्स दे कॉज एंड हाउ टू ट्रीट देम। अभी तक ये इसमें रिसर्च चल रही है कि सिम्टम्स क्या है, कैसे इसको ट्रीट करें, तो अभी डिस्कशन हो रहा है इस पे। As of now, there is no major outbreak for a new virus like COVID-19, but it is important to stay updated through trusted sources। तो ये है कि हमें ट्रस्टेड सोर्सेज पर क्या रखना है, नज़र रखनी है। और ये हो सकता है कि ये वायरस जो है ये कोविड-19 जैसा हो, बट हम यही प्रे करते हैं कि ऐसा कुछ भी ना हो और हमारी स्टडीज अच्छे से चलते रहे, है ना? आलोक कह रहे नहीं मैम ऐसा थोड़ी ना, हमें तो घर बैठ के ऑनलाइन क्लास लेनी है, फिर से पबजी खेलना है। नहीं अब नहीं खेलता। नहीं, अब क्या खेलते हो? अब कोई गेम नहीं खेलता। कोई गेम नहीं ना, वेरी गुड। कोई भी गेम नहीं खेलने, सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना। आप तो नहीं खेलते कोई गेम साक्षी? नहीं, इंटरेस्ट ही नहीं है गेम में। गेम खेलते थे बचपन में, है ना? पापा का फ़ोन लेके, मम्मी का फ़ोन लेके, फिर भाई बहनों में लड़ाई होती थी कि नहीं मेरी बारी है मेरी बारी है। चलो, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे है उजाला स्कीम। अब उजाला स्कीम ये तो हमें वैसे ही याद रहेगा, उजाला मतलब रोशनी, लाइट। तो लाइट की एक स्कीम है जिसमें क्या कर रहे हैं, 37 करोड़ जो है वो एलईडी बल्ब्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड हुए हैं। कहाँ पे? India's Ujala scheme has distributed over 37 crore LED bulbs across the country। पूरी कंट्री में ही डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं ये। This initiative has significantly reduced the electricity consumption and carbon emissions। Reducing carbon emissions means, अब यहाँ पे एक टर्म यूज हुई है ये कार्बन emissions। क्या होता है कार्बन emissions का मतलब? Any guesses? आलोक, कार्बन emissions क्या होता है ये? आप साक्षी पढ़ने की कोशिश कर रही है, फटाफट पढ़ लेती हूँ। हाँ क्या? लाइट से कुछ हाँ, लाइट से रिलेटेड होता है। क्या है कहीं इसमें? बल्ब के अंदर वाला तो नहीं ना होता? नहीं नहीं नहीं, ये है, इसका मतलब होता है फाइंडिंग वेज टू प्रोड्यूस लेस पॉल्यूशन एंड यूजिंग क्लीनर एनर्जी। मतलब हर चीज़ का ऐसे पॉल्यूशन होता है ना, जैसे ज़्यादा आवाज़ हो रही है तो उसको नॉइज पॉल्यूशन बोल देता है। अगर ज़्यादा ये लाइट वगैरह ऑन है तो ये भी तरीके का क्या होता है, पॉल्यूशन ही होता है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए इसको हमने नाम दे दिया है कार्बन एमिशंस का, जिसमें कि हम क्लीनर एनर्जी को यूज़ करते हैं। तो ये किस तरीके से एक टर्म बना दी कार्बन एमिशंस के नेम से, और इसमें मतलब लेस यूज़ होता है इन वाली सोलर एनर्जीज का, काफ़ी अच्छे से पॉल्यूशन मतलब कम होगा इससे, जो लाइट्स वाला होता है उसमें। रिड्यूसिंग कार्बन एमिशंस मींस फाइंडिंग वेज टू प्रोड्यूस लेस पॉल्यूशन एंड यूजिंग क्लीनर एनर्जी।
तो ये 37 करोड़ वाला जो है ये हमें याद रखना है अमाउंट कि क्या है इसमें, मतलब इतने बल्ब पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करे गए हैं ताकि हर जगह रोशनी आ जाए और सब सब क्या हो जाए, रोशनी आ जाए और सब रोशन हो जाए और सब खुश रहे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं NPOP। इसमें क्या है, ये है प्रोमोटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड एक्सपोर्ट। मतलब ये एक है कि प्रमोट कर रहे हैं किसको, ऑर्गेनिक फार्मिंग को, कि जो फार्मिंग के जो मेथड्स हैं वो ऑर्गेनिक हो जाए, सेफ हो जाए, जिसमें उसमें भी काफ़ी मशीन्स का यूज़ होता है फार्मिंग करने में भी, तो उनका कम से कम यूज़ करके जो फार्मिंग है वो ऑर्गेनिक तरीके से, अच्छी तरीके से हो। तो उसी के लिए एक और यहाँ पे एक स्टेप है, द NPOP सर्टिफिकेशन प्रोग्राम प्रमोट्स ऑर्गेनिक फार्मिंग। किसको प्रमोट करा, ऑर्गेनिक फार्मिंग को, एंड द एक्सपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, की जो प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होते हैं वो भी सारे क्या हो, ऑर्गेनिक हो। दिस प्रोग्राम इंश्योर्स दैट प्रोडक्ट्स लेबल्ड एज ऑर्गेनिक मीट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। उसके बाद इसमें एक और है, इंडियाज ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आर सर्टिफाइड एंड कैन बी एक्सपोर्टेड टू कंट्रीज दैट रिकॉग्नाइजेस द NPOP सर्टिफिकेशंस। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो NPOP है ये किसको सिग्निफाई करता है, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट किसका होना चाहिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग का। तो फार्मिंग से रिलेटेड एक हमारे पास एक छोटी सी न्यूज़ है, तो इसको भी हमें ध्यान रखना है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। अब हम पढ़ते हैं कि हर बार कुछ ना कुछ मिशन होते हैं और कुछ ना कुछ मेंबर्स के बीच में, इंटरनेशनल मेंबर्स के बीच में कुछ ना कुछ साइन भी वगैरह होता है। तो उसी के रिगार्डिंग एक और ये मिशन है जिसमें क्या है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2025। क्या न्यूज़ है, इंडिया लॉन्च द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन इन जनवरी में लॉन्च हुए टू बूस्ट क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन। तो ये हाइड्रोजन मिशन है तो कहीं ना कहीं ध्यान मतलब पता लग ही जाता है कि क्लीन एनर्जी से रिलेटेड होगा। इंडिया एम्स टू बिकम अ ग्लोबल लीडर इन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन बाय इन्वेस्टिंग कितने करोड़, 19 करोड़ इन दिस इनिशिएटिव। मतलब इंडिया इसमें इतना इन्वेस्ट करना चाहता है कि कितना बड़ा अमाउंट है, 19 करोड़ इस इनिशिएटिव के लिए, ताकि वो क्या हो जाए, ग्लोबल लीडर हो जाए जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, दिस मिशन विल हेल्प इंडिया मीट इट्स क्लाइमेट गोल्स बाय प्रमोटिंग सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस एंड रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन द फॉसिल फ्यूल्स। तो मतलब क्या है, अगेन जो हमारी कंट्री है उसको हम एकदम ग्रीन एंड क्लीन रखना चाहते हैं, तो उसी के लिए ये वाला इनिशिएटिव भी लिया गया है जिसका नेम रख दिया नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 2025 जनवरी में। ठीक है, तो ये इस तरीके का है। तो इसमें 19 करोड़ वाला जो है ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद देखते हैं थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल सेलिब्रेटिंग सिनेमेटिक टैलेंट। अब इसमें क्या है ये देखते हैं, ये है कौन सा मिशन, थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल। अब ये एक फेस्टिवल है, जो फेस्टिवल कहाँ पर हुआ है, इंडिया में ही हुआ है, मुंबई में। अब इसका नाम तो बड़ा अच्छा लग रहा है ना, थर्ड आई एशियन मिशन। अब इसमें है क्या ये देखते हैं, हुआ ये मुंबई में है, इंडिया इन जनवरी। दिस फेस्टिवल शोकेसेस शॉर्ट फिल्म्स, डॉक्यूमेंटरीज एंड फीचर्स फिल्म अलॉन्गिंग फिल्म्स फ्रॉम अक्रॉस एशिया। अब इसमें है क्या, यहाँ पे क्या हुआ है, शोकेस हुआ है किसका, शॉर्ट फिल्म्स का। जो फिल्म्स होते हैं जैसे देखते हैं ना हम कि टीवी पे कुछ अवार्ड्स वगैरह हो रहे हैं, अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे हैं फिल्म स्टार्स के बीच में, तो वही है ये एक तरीके का ये बना दिया। बस कहाँ पर हुआ है, इस बार मुंबई में हुआ है, इंडिया में, जिसका नाम बड़ा अच्छा रखा है, थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल। तो एक ये फेस्टिवल टाइप सेलिब्रेट किया गया है जिसमें क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं टैलेंट को। इट फोकस ऑन प्रमोटिंग एमर्जिंग फिल्म मेकर्स। जो अगेन हमारे जो फिल्म मेकर्स होते हैं उन फिल्म मेकर्स को ही क्या कर रहे हैं, अवार्ड कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं कुछ वर्कशॉप्स, डिस्कशन ऑन ग्लोबल फिल्म ट्रेंड्स। मतलब ऐसा होता है ना, कोई भी चीज़ होती है, कोई भी फील्ड होती है, तो उसमें हमेशा मीटिंग्स होते हैं कि हम किस तरीके से उसको ग्रो कर सकते हैं। अब जैसे कोई भी इंस्टीट्यूट है, कोई भी मीटिंग, कोई भी कंपनी है, उसमें मीटिंग्स होती हैं किस तरीके से हम ग्रो कर सकते हैं, क्या क्या है। तो वैसे ही इन लोगों को भी क्या चाहिए होते हैं, कुछ ऐसे पर्टिकुलरली मीटिंग्स चाहिए होते हैं जिनमें क्या कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। तो ऐसे ही एक मिशन बना दिया अच्छा था जिसमें कि फोकस किया गया है किस पे, टैलेंट्स पे, डिस्कशन हुआ है यहाँ पे हम ग्लोबल फिल्म ट्रेंड्स। दिस फेस्टिवल प्रोवाइड्स अ वैल्यूएबल प्लेटफॉर्म फॉर एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स टू शोकेस देयर वर्क एंड कनेक्ट विद इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स। तो इंडस्ट्री के जितने प्रोफेशनल्स होते हैं, जो बड़े हैं, सीनियर्स हैं, उनके साथ एक तरीके की शोकेस एंड मीटिंग्स के लिए ये वाला हुआ है। तो इसका नेम हमें ध्यान रखना है, द थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल। तो फिल्म फेस्टिवल से याद आ जाएगा कि ये मुंबई में हुआ था, जिसमें कि सारे फिल्म मेकर्स की एक तरीके से डॉक्यूमेंट्री की मीटिंग्स हुई थी। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास अगेन, अब हम हर बार पढ़ते हैं
इंडिया की इकोनॉमी पढ़ते हैं ना, इंडिया की इकोनॉमी कितनी रहती है, तो कुछ 6.9% करके रहती है इकोनॉमी। तो अब हम इस लेक्चर में देख रहे हैं चाइनाज इकोनॉमी। अब इसमें क्या है, चाइनाज इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन अ शिफ्ट इन ट्रेंड्स। तो जैसे कि हमें पता है कि जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज है उनमें भी अगर कुछ होता है तो हमें वो चीज़ पता होनी चाहिए ना कि उसमें क्या हो रहा है। हम देखते हैं कि इस कंट्री में क्या चल रहा है, इस कंट्री में क्या चल रहा है। तो वैसे ही जो चाइना की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ये क्या हो गई, थोड़ी सी स्लो डाउन हो गई। तो देखते हैं यहाँ पे ग्लोबल फैक्टर्स। द स्लो डाउन इज एट्रीब्यूटेड टू ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर्स, इंटरनल डेप्थ चैलेंजेस एंड रिड्यूस डिमांड फॉर चाइनीज एक्सपोर्ट्स। तो क्योंकि चाइना क्या करता है ना, काफ़ी एक्सपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा आगे रहता है, हमेशा हर चीज़ में आगे दिखाने की कोशिश करता है चाइना। तो उसी केस में क्या हो गया, इसकी थोड़ी सी जो ये ग्रोथ है इकोनॉमी की थोड़ी सी स्लो डाउन हो गई। शिफ्ट इन ग्रोथ it signals a shift in China's long-standing growth trends. This slowdown has implications for the global economy and highlights the challenges faced by China in maintaining its economic momentum. तो वही है कि अगर आप ज़्यादा ही कुछ दिखा रहे हो दुनिया को या किसी को भी, तो एक बार तो गिरना तो सबको ही होता है ना लाइफ में। तो वही चीज़ है। तो यहाँ पे चाइना की जो इकोनॉमी है थोड़ी सी स्लो डाउन हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, अब हमारे पास आ गई है थोड़ी, ये क्या है, ये इंटरनेशनल न्यूज़ है। तो इंटरनेशनल न्यूज़ में भी मतलब हम करंट अफेयर कवर करते हैं तो हमें सब कुछ पता होना चाहिए ना कि स्टेट में क्या हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है एंड ग्लोबली क्या हो रहा है। तो उसी तरीके से इंटरनेशनल्स में आता है सारा पार्ट। ये है फ्रांस न्यू क्लाइमेट लॉज अ स्टेप टुवर्ड सस्टेनेबिलिटी। तो ये फ्रांस का है। फ्रांस ने क्या किया, एक नया लॉ अडॉप्ट किया है, एक नया लॉ पास किया, ये हम बोल सकते हैं किसके रिगार्डिंग, ये है एक स्टेप टुवर्ड सस्टेनेबिलिटी। अब सस्टेनेबिलिटी की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, ये क्या होता है, यूजिंग रिसोर्सेज इन अ वे, मतलब जो हमारे पास रिसोर्सेज है हम उसको एक ऐसे तरीके से यूज करें कि जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी क्या हो ना, वो सही हो, मतलब सेफ तरीके से हम उसको यूज करें। तो वही है कि एक सस्टेनेबिलिटी की तरफ फ्रांस ने एक लॉ वहाँ पे पास किया है। मीन्स यूजिंग रिसोर्सेज इन अ वे दैट डज नॉट वेस्ट देम, कि हम उन रिसोर्सेज को वेस्ट ना करें, सो दैट फ्यूचर जनरेशंस कैन आल्सो यूज देम। तो ये तो उसकी हो गई डेफिनेशन। अब इसमें क्या है, कार्बन एमिशंस रिडक्शन इन फ्रांस, तो हो गई वही चीज़ है। फ्रांस हैज पास्ड न्यू लॉज टू रिड्यूस कार्बन एमिशंस बाय 40% बाय द ईयर 2030। तो ये 40% का देंगे इसमें रिडक्शन। दीज लॉज फोकस ऑन रिड्यूसिंग पॉल्यूशन फ्रॉम कार्स एंड एनकरेजिंग द यूज ऑफ clean renewable energy like solar and wind power. They also aim to make homes and businesses more energy efficient, using less energy and producing less pollution. तो ये भी पता चल गया, ये भी किससे रिलेटेड है, सारा पॉल्यूशन से रिलेटेड है, ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड है। तो मतलब हर कंट्री चाहती है ना कि वो सेफ रहे, तो उसके लिए ही यहाँ पर इन्होंने सस्टेनेबिलिटी के नेम से एक यहाँ पे लॉ पास किया है। उसके बाद लिखा है पेरिस एग्रीमेंट गोल्स, दीज मेजर्स आर अ पार्ट ऑफ फ्रांस एफर्ट्स टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज एंड मीट पेरिस एग्रीमेंट गोल्स। मतलब ऐसे होता है ना कि जैसे इंडिया है तो इंडिया हमेशा किसके साथ कंपैरिजन करता है अपनी कंट्री का, कौन सी कंट्रीज के साथ होता है हमेशा इंडिया कंपैरिजन, पाकिस्तान के साथ होता है। और अगर इनमें बात आ जाए कि कितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है तो चाइना के साथ भी कर लेते हैं, मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना। तो वैसे ही यहाँ पर फ्रांस ने अपने आप को लिया है किसके साथ, पेरिस के साथ। पेरिस एग्रीमेंट्स गोल, दिस इनिशिएटिव डेमोन्स्ट्रेट फ्रांस कमिटमेंट टू एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन। तो ये हमें पता चलेगा ये क्या है, एक फ्रांस का लॉ है। उसके बाद देखते हैं हम कुछ अवार्ड्स एंड ऑनर्स पे आते हैं कि कुछ अवार्ड्स भी यहाँ पर क्या है डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। तो देखते हैं पद्म भूषण अवार्ड 2025 टू ISRO चीफ। अब इसमें क्या है, डॉक्टर एस सोमनाथ। तो ये नेम हमें ध्यान रखना होगा कि कौन से हैं ये, किसको मिला है पद्म भूषण। डॉक्टर एस सोमनाथ द चेयरमैन ऑफ ISRO। तो जो ISRO के जो चेयरमैन है उनको ये अवार्ड मिला गया है, कौन सा, पद्म भूषण इन 2025, अभी रिसेंटली जनवरी में। क्या है यहाँ पर, डॉक्टर सोमनाथ रिसीव द अवार्ड फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू इंडिया स्पेस प्रोग्राम। तो ISRO के हैं ये चीफ, तो ऑब्वियसली ये स्पेस के उसमें क्या करते होंगे, अपना योगदान देते होंगे, अपना इसमें कंट्रीब्यूट करते होंगे। इंक्लूडिंग द सक्सेस ऑफ द गगनयान मिशन, ये भी हमने पढ़ा था प्रीवियस करंट अफेयर्स में कि एक मिशन था गगनयान नेम से, जिसकी न्यूज़ आई थी, हमें पता चला था। तो उस वाले मिशन क्या है वो सक्सेसफुल हो गया, इन्होंने अपना उसमें कंट्रीब्यूशन दिया होगा, तो इसलिए इनको पद्म भूषण अवार्ड में मिल गया। द अवार्ड ऑनर्स हिज लीडरशिप इन एडवांसिंग इंडियाज एक्सप्लोरेशन कैपेबिलिटीज। तो ये हमें पता चल गया। तो ये कौन सा अवार्ड है, पद्म भूषण अवार्ड 2025, जो कि किसको मिला है, डॉक्टर एस सोमनाथ को, जो कि चेयरमैन है किसके, ISRO के। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं वेस्ट बंगाल्स ग्रीन कोलकाता इनिशिएटिव्स। अब आती है हमारे पास कुछ स्टेट न्यूज़, कुछ स्टेट करंट अफेयर्स है कि स्टेट्स में क्या हो रहा है, जो इंडियन स्टेट्स हैं उनमें क्या हो रहा है।
वेस्ट बंगाल में एक आ गया ग्रीन कोलकाता इनिशिएटिव। वेस्ट बंगाल लॉन्च द ग्रीन कोलकाता इनिशिएटिव टू कॉम्बैट पॉल्यूशन एंड इंक्रीज द सिटीज ग्रीन रिकवर। तो इसमें भी ये वही चीज़ है कि जितना भी मतलब हर स्टेट हर कंट्री चाहती है ना कि हम अपने अकॉर्डिंग अपने आप को अपनी आसपास वाली जगह को सेफ रखें, तो स्टेट्स भी गवर्नमेंट कुछ कुछ करती है इसके लिए। तो अगेन वही चीज़ है कि ग्रीन कोलकाता मिशन यहाँ पे स्टार्ट किया है, कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में। दिस इनिशिएटिव विल प्लांट 10 lakh trees across Kolkata to reduce pollution and improve the air quality। तो कितने ट्रीज ये करेंगे? 10 लाख ट्रीज। तो देखते हैं कि क्या होता है, 10 लाख ट्रीज कर पाते हैं नहीं कर पाते, वही चीज़ है। It aims to make Kolkata a greener and more environmentally friendly city। तो ये बनाना चाहते हैं कोलकाता को। तो ऐसे ही हर सिटी को और हर मेंबर को भी ये इनिशिएटिव्स लेने चाहिए। तो मैं पूछना चाहूँगी आलोक, आपने भी ऐसा इनिशिएटिव लिया है क्या चीज? कि ये कुछ ऐसा प्लांट करना है, मुझे ये ट्री लगाना है इधर उधर, कुछ ऐसे नहीं लिया? जो ऐसे होता है ना, वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे होता है किसी दिन योगा डे होता है, तो हम सोचते हैं, बड़े जो पेरेंट्स होते हैं वो बोलते हैं कि आप से करो, तो ऐसा नहीं है? स्कूल में क्या था, प्लांट कहते हैं ना कि सब बच्चों को एक एक प्लांट लगाना चाहिए। तो हमारी मैम ऐसे बोलती थी कि एक क्लास में 40 बच्चे हैं तो 40 प्लांट लग जाएंगे, बट लगाते 40 में से 10 ही थे, है ना, या फिर 4 ही लगाते होंगे। और फिर 4 भी कौन होते थे? जो टॉपर करते थे, और मेनली गर्ल्स, है ना। बॉयज़ तो इन काम में इंटरेस्ट ही नहीं लेते। हम छोड़ो ना, लग तो रखे हैं इतने पेड़। ठीक है, तो अब लगाओगे आलोक? आज अब सोचा है कभी ऐसा कुछ करने का लाइफ में? नहीं? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कर्नाटक स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट। अब ये भी कुछ प्रोजेक्ट बना रहे हैं। कर्नाटक लॉन्च द स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट टू इम्प्रूव रूरल एरियाज विद डिजिटल टेक्नोलॉजी। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए ये एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट। इसमें क्या एम कर रहे हैं? द प्रोजेक्ट एम्स टू प्रोवाइड डिजिटल सर्विस, स्मार्ट क्लासरूम्स एंड एफिशिएंट वेस्ट मैनेजमेंट इन विलेजेस। It is designed to modernize rural communities and improve their living standards। तो ये पता चल गया ये कर्नाटक में कहाँ पर, कर्नाटक में बना रहे हैं स्मार्ट विलेज प्रोग्राम, जिसमें कि स्मार्ट क्लासरूम्स एंड मतलब टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये भी हमें पता चल गया। तो ये स्टेट वाइज न्यूज़ है, तो हमें इनको भी कवर अप करना होता है। नेक्स्ट देखते हैं इंडिया 2025 बजट है। यहाँ पे बजट फोकस ऑन रूरल एम्प्लॉयमेंट। तो ये है कि जो रूरल एरियाज होते हैं, हमारे विलेज वाले एरियाज होते हैं, उनकी हम क्या करना चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट को और बूस्ट अप करना चाहते हैं। जैसे जो सिटीज़ में टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, जो हम आज के डेट में टेक्नोलॉजी यूज़ करें, तो वो वाले जो पीपल हैं उनको वो भी लोग ये सब यूज़ करें। तो उसी के लिए कॉल है यहाँ पे। India's 2025 union budget will focus on boosting rural employment. The government will allocate additional funds for rural development like job creations and improving infrastructures in the rural areas। तो जो वहाँ के, अब जैसे दिल्ली है, दिल्ली में अगर आप 12th करके बाहर जाओगे तो जॉब मिलना आसान नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। मिल भी जाएगी तो बहुत कम उसमें पे होगा, जिसमें सब यही कहेंगे कि इतना पहले पढ़ लेते हो उसके बाद कुछ कर लेते हैं ना। बट यहाँ पे जो ये वाली सिटीज़ होती हैं, जो ये वाली विलेजेस होते हैं, इनमें थोड़ी सी कम रहती है इसकी ना, तो इसमें चांसेस सही रहते हैं कि जॉब मिल जाती है ना मेनली। तो उसी के लिए लाइक जॉब क्रिएशन में डेवलपमेंट होगी थोड़ी सी, और इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ी सी डेवलपमेंट होगी। दिस इनिशिएटिव एम्स टू क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड रिड्यूस रूरल पॉवर्टी। तो जो पॉवर्टी लाइन है उसको थोड़ा सा मतलब पॉवर्टी लाइन को हटाने के लिए, कम करने के लिए ये सारे इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन। तो ये भी हमें पता है कि हर बार ऐसी न्यूज़ हमेशा आती है कि कुछ साइन हुआ है या किसी ने कुछ मीटिंग करी है ना पीएम में जाके। तो क्या है, इंडिया एंड बांग्लादेश साइन एन एग्रीमेंट टू एनहांस बॉर्डर सिक्योरिटी एंड प्रिवेंट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। द एग्रीमेंट विल ऑल्सो इम्प्रूव बॉर्डर मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेशन इन कंट्रीज टेररिज्म। तो ये अगेन क्या है, एक साइन हुआ गया है इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में कि जो बॉर्डर की जो सिक्योरिटी है, उन सिक्योरिटी पर्पसेस को लेके थोड़ी सी सिक्योरिटी और इंक्रीज हो जाएगी, और ताकि जो बॉर्डर लाइन है दोनों कंट्रीज की, जो बाउंड्री लाइन है वो सिक्योर रहे, है ना, टेररिज्म वगैरह कुछ ना हो। तो ये भी हमें पता चल गया, बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए भी एक यहाँ पे हमारे पास न्यूज़ है। उसके बाद नेक्स्ट एक और है हमारे पास, ये है इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल इन गुजरात। तो पहले सुना है कभी काइट फेस्टिवल होता है कुछ गुजरात में, तो वही है काइट फेस्टिवल। द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल हेल्ड इन गुजरात ऑन, कब होता है ये, 7 January 2025, attracted participants from around the world. This festival is a significant cultural event showcasing traditional kites and promoting tourism। तो ये भी पता चल गया, ये एक इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल है गुजरात में।
तो ये थे हमारे आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हमें पता होने चाहिए, जिसमें हमने काफ़ी ज़्यादा कवर किए। थोड़े से इंटरनेशनल न्यूज़ भी देखी, स्टेट न्यूज़ भी देखी एंड जो होता रहता है हमने वो वाले भी सारे करंट अफेयर्स को कवर किया। तो यही करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है हमारे एसएससी एग्जाम्स के लिए। तो ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।